तो गुड मॉर्निंग, लेट अस स्टार्ट मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम आज सीवीपी एनालिसिस के बेसिक्स को स्टडी करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट दैट बेसिक्स एंड बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू शो यू कि हाईलाइट दिखा रहा हूं कि भाई इसके अंदर क्या आने वाला है। देखो, एक मैंने ये बेसिक चीजें लिखी थी एक बार और हर बार अब मैं इसका यूज कर रहा हूं। दे आर द वेरी बेसिक आइटम्स। सो एक है मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, उसको वेरिएबल कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। और ये रहा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। हमने पढ़ा है। अब है ना, एक्चुअली जरा देखो, पूरे ग्रुप 2 में इतनी चीजें आएगी। एक आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इधर आपको डिसीजन मेकिंग भी है और बहुत ज्यादा सम्स है उसके। टोटल 21 सम्स के आजू बाजू है मॉड्यूल में, और उसमें 10 से 11 सम आपके अलग अलग डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट के, और उसमें 10 सम सीवीपी एनालिसिस के। ओके, अब सीवीपी एनालिसिस में ये 4 मुद्दे आते हैं: ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवी रेशियो एंड डीएस, दैट इज डिजायर्ड सेल्स। और एक और कंसेप्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एट लास्ट। एंड दूसरा आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मेनली 3 पार्ट है। एक है ट्रांसफर प्राइसिंग, ये आपको ग्रुप 2 में आएगा। दूसरा है रिलेवेंट कॉस्टिंग, ये आपको फाइनल में आएगा। एंड अदर्स, ये अदर्स आपके कोर्स में। और अदर्स के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन, प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, बराबर है, शटडाउन डिसीजन। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस, ये अदर्स में आता है। ये सभी को हम देखेंगे वन बाय वन। अभी मैं सीवीपी एनालिसिस की शुरुआत करने जा रहा हूं, एंड उसका बेस ये रहा। सीवीपी एनालिसिस का बेस बड़े ध्यान से देखिएगा सब लोग। ये रहा बेस, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीवीपी एनालिसिस में ये 4 मुद्दे आते हैं। सबसे पहला सीक्वेंस वाइज आता है पीवी रेशियो। अब ये मुद्दे को मैं समझाने जा रहा हूं, और ये मार्जिनल कॉस्टिंग का सबसे पहला पिलर है। ये ऐसा समझ लो, ये 4 फाउंडेशन है। ये 4 मार्जिनल कॉस्टिंग नाम के चैप्टर के फाउंडेशन है, पिलर है, बेसिक पिलर्स, फंडामेंटल पिलर्स। ये अगर नहीं आता है तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में आगे घूमोगे आप, बराबर। तो ये चीजों को बड़े ध्यान से समझिए क्या है इसके अंदर। सबसे पहला टॉपिक का नाम है पीवी रेशियो। नाउ व्हाट इज पीवी रेशियो? उसका फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका एक दूसरा नाम भी है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। क्या है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। नाउ व्हाट इज पीवी रेशियो? तो पीवी रेशियो इज नथिंग बट योर कंट्रीब्यूशन परसेंटेज इन योर सेल्स। मीन्स आपका जो टोटल सेल्स है उसमें कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज फॉर्म कितने हैं, उसको हम बोलते हैं पीवी रेशियो। मीन्स एक उदाहरण देता हूं कि सपोज मेरी सेलिंग प्राइस 100 रुपया है और उसमें 60 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है, तो 40 रुपया कंट्रीब्यूशन आएगा। तो ये 40 रुपया, ये 100 रुपए के कितने परसेंटेज हुआ? तो 40% हुआ। 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। सपोज ऐसा दिया हो कि 5000 का सेल है और उसमें सपोज आपका 3500 रुपया आपका क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, तो 1500 कंट्रीब्यूशन है। तो ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कितना आएगा? 30%। कैसे? 1500 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100। आर यू गेटिंग? सपोज आपका कुछ सेल ऐसा है 4320, आपका वेरिएबल कॉस्ट है 1870, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? अब ढूंढो। 2450 डिवाइडेड बाय 4320 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है? ठीक है, तो ये मेरे को क्या मिला? मैंने अलग अलग उदाहरण देके आपको ये समझाया कि हमने कंट्रीब्यूशन को सेल्स के परसेंटेज से, मीन सेल्स के मुकाबले कितने परसेंटेज है वो ढूंढ के रखा। इसी को मैं क्या बोलता हूँ? पीवी रेशियो। इसको शॉर्टली पीवीआर के तौर पे बोला जाता है। पीवीआर, ये सिनेमा की बात नहीं है, बराबर, ये पीवी रेशियो है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग में पीवी रेशियो का मीनिंग क्या होता है? कंट्रीब्यूशन एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, या फिर परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स। ठीक है, इसको ही पीवी रेशियो बोलते हैं। अबे ना, ये पीवी रेशियो कैसा होना चाहिए भाई? हायर द बेटर। ये पीवी रेशियो कैसा होना चाहिए? मीन्स जितना पीवी रेशियो ज्यादा ना, उतना अच्छा। अब है ना, लास्ट एक मैंने बात बताई थी, एक उदाहरण याद रखने को बोला था आपको। क्या 10 रुपया हमारा
वो बालाजी पैकेट का कीमत 8 रुपया उसकी खरीद कीमत बराबर पर पैकेट, फिर 4000 रुपया कुछ आई थिंक डेप्रिसिएट क्या था डेप्रिसिएशन, और वो मिला के कितना था 16,000 था ना, हजार रुपए का, तो वो सब मिला के हमने किया था 16,000 रुपया मेरी फिक्स कॉस्ट है। ये बेसिक इलस्ट्रेशन मैंने बोला था आपके माइंड में होना चाहिए। और आज हम जाएंगे, अब देखो ये वाले केस में जरा देखो 10 रुपया सेलिंग प्राइस है बराबर है, 8 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया 2 रुपया। अब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालो, दैट इज पीवी रेशियो निकालो, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। सर ये पीवी रेशियो टोटल अमाउंट में निकाला जाता है या पर यूनिट पे भी निकाला जा सकता है? तो दोनों में निकाला जा सकता है। मीन्स मैं उदाहरण देता हूं कि अभी मैंने सेलिंग प्राइस बोली 10 रुपया, देखो वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपया बालाजी पैकेट का, तो 2 रुपया मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया, तो 2 एज ए परसेंटेज ऑफ 10 20% आएगा। बट मैं ऐसा बोलूं कि मैंने 5000 पैकेट बेच दिए, तो 5000 इंटू 10 50,000 का सेल हुआ मेरा, 5000 इंटू 8 मीन्स 40,000 का मेरा खरीद है, मेरा 10,000 प्रॉफिट है। अब सपोज मेरे को ये पर यूनिट डेटा नहीं दिया है, मेरे को ये डेटा दिया है, तो इधर भी मैं पीवी रेशियो निकाल सकता हूं, 50 माइनस 40 दैट इज 10, 10,000 एज ए परसेंटेज ऑफ 50,000 दैट कम्स टू 20% ओनली। तो मैं पर यूनिट जाऊं या मैं इन टोटल जाऊं, मेरा पीवी रेशियो सेम आता है। क्लियर है, ये बात क्लियर है? पर यूनिट पे मैं जाऊं या फिर इन टोटल जाऊं, मेरा पीवी रेशियो दैट इज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो सेम आता है। क्लियर है? तो चलो अब इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, पढ़ो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इट इज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, इट शोज व्हाट, देखो मैंने लिखा है इट शोज द प्रपोर्शन दैट इज इन परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन सेल्स। सेल्स के अंदर कंट्रीब्यूशन का प्रोपोर्शन कितना है वो ये रेशियो दिखा रहा है, और इसकी फॉर्मूलाज का लिस्ट लिखा है मैंने, देखो ध्यान से। ये पहली फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, दूसरी है सीपीयू अपॉन एसपीपीयू, सीपीयू 2 था दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी 10, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये रास्ते से भी आएगा, और इधर 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये पहला रास्ता है जो अमाउंट रुपीज वाला रास्ता है, टोटल वाला रास्ता है, और ये पर यूनिट वाला रास्ता है। दोनों रास्तों से आपको सेम जवाब मिलेगा। क्लियर हो? तो ये पहली फॉर्मूला थी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो की, ये दूसरी फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला काम की बराबर है। फिर मेरे को बताओ ये कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से आता है, तो मैंने यही चीज इधर दूसरे तरीके से लिखी, कंट्रीब्यूशन लाने का ये रास्ता सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो फॉर्मूला में ये ऐसा लिखा, न्यूमरेटर में कंट्रीब्यूशन की जगह सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया ना। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमरेटर? जो बीकॉम गुजराती मीडियम में पढ़ के आया है उसको मैं बता देता हूँ, न्यूमरेटर का मीनिंग होता है अंश, और ये जो डिनोमिनेटर बोलता हूँ दैट इज छेद। तो ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट न्यूमरेटर में है, मींस अंश में है, और ये सेल्स क्या है छेद में, है ना। आप जरा गुजराती वाले समझ जाओ और जान लो, कोई शब्द समझ में ना आया तो पूछ लो सीधा सीधा, है ना, आपको पूरा समझा देंगे। बट अब सपोज सर यही समझ में नहीं आया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, तो वो बंदा पूरे उसके अंदर घूमेगा। तो आपके बेसिक कंसेप्ट है ना, आप पूछ लो, जितना पॉसिबल होगा मेरे को आइडिया रहेगा मैं आपको बता दूंगा, बट जहां मेरा भी ऑब्जर्वेशन छूट रहा है आपकी जिम्मेदारी है, आप हमको पूछ ले, बराबर। आगे जाता हूं, तो चलो ये तीसरी फॉर्मूला। अब देखो यही इसको मैंने रिपीट किया इधर से, कंट्रीब्यूशन को ऐसे लिखा जाता है, बट इसको पर यूनिट में कैसे लिखा जाता है, ये सीपीयू, तो एसपीपीयू माइनस वीसीपीयू दैट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट एनालिसिस 10 रुपया माइनस 8 रुपया वाला। तो यहाँ मैं डायरेक्टली 2 डिवाइडेड बाय 10 लिख रहा हूँ, उसकी जगह में 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10 लिख रहा हूँ, दैट इज वन एंड सेम। ठीक है, 10 रुपया क्या है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 8 रुपया, वो दोनों का डिफरेंस आता है 2, दैट 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, सेम जवाब आएगा। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया, ये जो इंडिविजुअल शब्द थे उसकी जगह वो शब्द कैसे आए उसके ढूंढने की एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगाई, बराबर है। तो आई होप मैंने ये चीज समझाई आपको एंड इट इज क्लियर टू ऑल। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये लास्ट दो वाले, change in profit upon change in sales and change in contribution upon change in sales. अब ये दो फॉर्मूला विदाउट एग्जांपल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, सो दैट इज व्हाई आई एम क्रिएटिंग वन एग्जांपल। क्लियर है? अब मैं ये समझाने जा रहा हूँ, एक फ्रेश एग्जांपल मैं क्रिएट कर रहा हूँ।
अभी एग्जाम्पल मेरे माइंड में है, मैं मेरे माइंड में फिक्स कर रहा हूँ कि भाई मेरे को ये सम कितने पीवी रेशियो से बनाना है, बट अभी मैं आपको बोलूंगा नहीं, बट लेटर ऑन जब आप कंपेयर करोगे और ये ढूंढोगे तब आइडिया आएगा कि मैंने क्या सोचा था। तो चलो एक एग्जाम्पल इधर ही बना रहा हूँ आपके सामने, जस्ट देखो, और मेरे को ये चीज प्रूव करनी है क्या, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स से भी पीवी रेशियो आता है, एंड चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स से भी पीवी रेशियो आता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव। ठीक है, चलो शुरू करता हूं, सब लोग देखिएगा, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आपके सामने लाइव बना रहा हूं। अब मैं सबसे पहले सेल्स की अमाउंट से जा रहा हूं, क्या जा रहा हूं, सेल्स की अमाउंट से। तो हमारा फॉर्मेट सेम है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं, सब लोग मेरे साथ देखिएगा। चलो सेल्स कितना है, 10,000 है, ऐसा मेरा मानना है। एक दूसरा सेल, ये फर्स्ट ईयर का सेल है, अब ये सेकेंड ईयर का सेल, सेकेंड ईयर का सेल कितना है, 15,000 है। ठीक है, चलो मेरी 6,000 वेरिएबल कॉस्ट है, इधर मेरी 9,000 वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ मेरा कंट्रीब्यूशन है 4,000, यहाँ मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, 6,000। मेरी फिक्स कॉस्ट है सपोज 1,000, फिक्स कॉस्ट तो दोनों साल में सेम रहती है। यहाँ मेरा प्रॉफिट आ रहा है 3,000, दूसरे साल में मेरा प्रॉफिट आ रहा है 5,000। अब है ना, एक रास्ता है पहला कि मैं सीधा सीधा पीवी रेशियो निकालू, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 करके जाऊं। तो देखो 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 40% आ रहा है। ठीक है, 40% आ रहा है, 4,000 पहला रास्ता। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना है, 4,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, पहले साल में मैं निकाल रहा हूँ। सिमिलरली सेकेंड ईयर का निकाल रहा हूँ, चलो सेकेंड ईयर का देखो तो 6,000 डिवाइडेड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है, ये भी 40% आ रहा है, ये भी 40% आ रहा है। परफेक्ट है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सपोज मेरे को ये ना दे, बराबर है, ये ना दे, और अभी चलो मेरे पास ये वाला पोर्शन भी नहीं है, ये वाला पोर्शन भी नहीं है, इट इज नॉट अवेलेबल सपोज, और मेरे को पूछे कि आप पीवी रेशियो ढूंढ के बताओ। अब है ना, मिल सकता है सर, सीधा सीधा 4,000 डिवाइड बाय 10,000 कर दो, बट है ना एक दूसरा भी रास्ता है कि मैं ये पीवी रेशियो ढूंढने के लिए चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स वाली फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन कितना है, 4,000 और 6,000 का डिफरेंस कितना आता है, 2,000। चेंज इन कंट्रीब्यूशन ये वाली फॉर्मूला फॉलो कर रहा हूँ बाय द वे, एंड सेल्स का डिफरेंस कितना है, 10,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000 दैट इज 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, ये भी 40 ही परसेंटेज आएगा, चेक कर लो आ रहा है। तो ये कंट्रीब्यूशन निकालने का नया तरीका, सॉरी पीवी रेशियो निकालने का नया तरीका, क्या, दो लेवल के कंट्रीब्यूशन का आप डिफरेंस ले लो एंड दो लेवल के सेल्स का डिफरेंस ले लो, एंड फिर वो जो डिफरेंस आ रहा है कंट्रीब्यूशन का वो न्यूमरेटर में रखो, सेल्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिनोमिनेटर में रखो, एंड फिर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको जवाब मिलेगा। क्लियर हो यहां तक एवरीवन? चलो अब यही सम में मैं ये प्रॉफिट वाला कंसेप्ट आगे समझा रहा हूं। सपोज ये सम में सीधा सीधा मेरे को इतना ही दिया है, ना वेरिएबल कॉस्ट दी, ना कंट्रीब्यूशन दिया, ना फिक्स कॉस्ट दिया, सीधा प्रॉफिट दे दिए, और अब पीवी रेशियो निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। अब चेंज इन प्रॉफिट चलो निकालो, ये वाली फॉर्मूला, ये पांचवी फॉर्मूला बता रहा हूं, आई एम राइट नाउ रिफरिंग दिस फिफ्थ फॉर्मूला। चेंज इन प्रॉफिट, चलो 5,000 और 3,000 का डिफरेंस कितना है, 2,000। चेंज का मीनिंग क्या है, ये त्रिकोण क्या होता है सर, त्रिकोण का मीनिंग होता है चेंज, डेल्टा साइन है एक्चुअली, डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज, डिफरेंस। तो ये 3,000 5,000 का डिफरेंस 2,000। सर आपने 3 में से 5 माइनस किया या 5 में से 3 माइनस किया, तेरे को जैसा करना है ऐसा कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो करे ना वही चीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में फॉलो करना। अगर चल किसी को 3,000 माइनस 5,000 करके माइनस 2,000 लिखना है, लिख, नो प्रॉब्लम। तो फिर इधर भी 10 माइनस 5 कर, 10,000 माइनस 5,000 तो सॉरी 15,000, तो नेगेटिव 5,000 आना है, एंड फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर, चल अब 40% ही मिलेगा, ये माइनस माइनस साइन तो निकल जाती है ऊपर नीचे में। चल उल्टा करते,
15 माइनस 10 कर तो 5 आ रहा है, एंड 5 माइनस 3 कर तो 2000 आ रहा है, और ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है बच्चे लोग? यस ओके। अब एक चीज और समझनी है, बट पहले तो ये देख लो इससे आया 5000 3000 का डिफरेंस 2000, और ये 15 माइनस 10 का डिफरेंस 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके भी 40% आ गया ना, तो जो प्रूव करना था हो गया। अब है ना एक थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, देखिएगा जरा ध्यान से, सम को मैं चेंज कर रहा हूं, आप सब लोग फोकस कीजिए सम पर ही। मेरा 2000 सेल्स है, सुनिएगा क्या है, 2000 रुपए का सेल है, डन, और मेरे को 200 रुपए का नुकसान है। सर कैसे आ गया ये, मैं बता रहा हूं कैसे आ गया, बता रहा हूं, बट अभी मानो कि ये सही है। अब चेक करो सर, यहां भी ये चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स वाली फॉर्मूला काम लगेगी? यस लगेगी। अब जरा चेक करो, 5000 में से ये 200 जो नेगेटिव फिगर है वो माइनस करो, 5000 माइनस क्या, माइनस 200 है ना, क्या लिखेंगे, 5000 माइनस 200, ऐसा। ये राइट में से लेफ्ट में माइनस किया, 5000 में से ये चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, ये 15 में से 2000 का डिफरेंस, 15000 माइनस 2000 का डिफरेंस। अब ये निकालो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5200, पॉजिटिव आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में 13000 आ जाएगा। कितना आ रहा है, आ रहा है ना वापस से भी सर, ये सभी जगह 40 जवाब आ रहा है, क्योंकि सेम मेरे को मेंटेन करना है ना, आपको पहला सम समझाने के लिए मेंटेन कराओ। सर आपने ये 200 नेगेटिव कैसे लाए थे, हमें ना, मेरे माइंड में तो पक्का था 40% मेरा क्या है, पीवी रेशियो, तो 2000 का 40% करूं तो कितना आएगा, 800। मेरे को फिक्स कॉस्ट भी याद थी, 1000 लिखी थी, 800 में से 1000 माइनस किया तो नेगेटिव 200, तो मेरे माइंड में तो फिक्स ही था 40% और 1000 ही रखना है, उस हिसाब से ये सम बनाया था। समझ में आ रहा है? बट ये तो मैं बना रहा हूं क्योंकि मेरे को मालूम है ये, बट एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको, ये नेगेटिव प्रॉफिट है, ये पॉजिटिव प्रॉफिट है, और ये सेल है, और फिर आपको पूछेंगे कि चलो कैलकुलेट पीवी रेशियो, तो इससे पहले तो पीवी रेशियो मिलेगा, फिर दूसरा अब पीवी रेशियो का यूज करके फिर पूछेंगे कि फिक्स कॉस्ट ढूंढो। अब चलो ये सब में मैंने तो एज्यूम किया था ना कि 1000 फिक्स कॉस्ट है, छोड़ दो, आप भूल जाओगे 1000 फिक्स कॉस्ट है, मेरा एजम्पशन नहीं है, चलो ऐसा मानो, हमको मालूम ही नहीं है ऐसा मानो, चलो मालूम ही नहीं है ऐसा मानो, और यही सम है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये प्रॉफिट और लॉस दिया है, पहले तो इसका ये डिफरेंस लेके पीवी रेशियो निकाल दूंगा, और वो पीवी रेशियो मेरा 40% आया, 40% आ रहा है पीवी रेशियो, कैसे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, 5200 डिवाइडेड बाय 13000, 40% आ रहा है, ओके। अब मेरे को वो 40%, अब मैं यहाँ परसेंटेज वाला लिख रहा हूँ, सेल्स 100 के लेवल पे है, वेरिएबल कॉस्ट मालूम नहीं, बट कंट्रीब्यूशन 40 के लेवल पे है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मेरे को मिल गया 40। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 40% को ये 2000 से मल्टीप्लाइड करके यहाँ 800 रुपया मेरा क्या निकाल दूंगा, कंट्रीब्यूशन, एंड फिर 800 में से मैं कितना माइनस करूं तो नेगेटिव 200 आए, तो 1000, तो यहाँ ये 1000 बैलेंसिंग से आएगा। सिमिलरली इधर भी कर सकता हूँ, देखो ये 15000 का 40% करूंगा, क्योंकि पीवी रेशियो मेरे को मालूम पड़ गया, तो सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो कंट्रीब्यूशन मिल जाता है ना, 100 के सामने 40, तो 15 के सामने कितना, 100 के सामने कंट्रीब्यूशन 40 है, तो 15000 के सामने कितना, तो 15000 का 40%, दैट इज 6000। अब ये 6000 में से मेरे को 5000 प्रॉफिट लाना है, तो मेरे को फिक्स कॉस्ट कितनी माइनस करनी पड़ेगी, 1000, तो ये रास्ते भी से भी आ सकता हूँ। बट ये तो सर आपने ये टेबल बना के दिया, बट टेबल बना के आपको जवाब नहीं ढूंढना है, आपको जवाब कैसे लाना है, सपोज ये सम आपको पूछ लिया गया, अब है ना पूरा बेयर सम लिख रहा हूँ, बेयर सम मीन्स क्या, एग्जैक्टली एग्जाम में अब मैं बता रहा हूँ ना वैसे सम आए, कैसे सम आएगा मालूम, आपको ऐसा बोलेंगे ये वो ईयर 1 है, ये वो ईयर 2 है, यहाँ आपको सेल्स देंगे, यहाँ आपको क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे या फिर लॉस, यहाँ 2000 लिखेंगे, यहाँ 15000 लिखेंगे, यहाँ सीधा नेगेटिव 200 लिखेंगे, और यहाँ कितना 6000 लिखेंगे, 6000 था ना, नहीं 5000 था, सॉरी 5000 था आई थिंक, ऐसा लिखेंगे और इतना लिख के देंगे और बोलेंगे कैलकुलेट पीवी रेशियो।
नंबर 1। सेकंड, कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। अब मैं कैसे ढूंढूंगा? तो सबसे पहले पीवी रेशियो की फॉर्मूला लगाऊंगा कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो ये 5200 मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा, 5200 डिवाइडेड बाय ये कितना है 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके मैंने 40% ढूंढ लिया। पहले ये करूंगा स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करूंगा, मेरे को फिक्स कॉस्ट चाहिए ना, तो फिक्स कॉस्ट कैसे मिलती है? तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, इससे भी फिक्स कॉस्ट मिलती है। आप सोचो कि 100 सेलिंग प्राइस है, 60 वेरिएबल कॉस्ट है, 40 कंट्रीब्यूशन है, एंड सपोज मेरा 10 रुपया फिक्स कॉस्ट है, तो मेरा प्रॉफिट है 30 सपोज। तो मेरे को ये फिक्स कॉस्ट ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या है? तो 40 में से मैं 30 माइनस करूं तो भी मेरे को फिक्स कॉस्ट मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, 40 में से 30 दैट इज कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर रहा हूं, बराबर। ये कंसेप्ट को मेरे माइंड में मैंने बिठाया। अब जरा देखो, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, बट कंट्रीब्यूशन आता कैसे है? तो आपका जो सेल्स है ना, उसको पीवी रेशियो से मल्टीप्लाइड करते हो ना, तो कंट्रीब्यूशन आता है। मीन्स मेरा 15,000 सेल है, बराबर है, उसका 40% करूंगा ना, तो वो मेरा कंट्रीब्यूशन है 6,000। इधर 2,000 है, उसका 40% कितना होता है 800। ठीक है, तो 40% से मेरे को मालूम पड़ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला फॉलो करूंगा। अब मेरे को बताओ, सेल्स मेरा कितना था? कोई भी एक लेवल पकड़ लो, 15,000 पे चले जाओ, चलो 15,000 पे चले जाओ। तो 15,000 का 40% से मल्टीप्लीकेशन करके मेरे को कितना मिल जाएगा? 6,000 मिल जाएगा, माइनस 1,000 प्रॉफिट है। तो 6,000 में से 1,000 गया तो प्रॉफिट 5,000 है, 6,000 में से 5,000 गया तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना मिल जाएगा? तो ऐसे सम आएंगे। समझ में आ रहा है कंसेप्ट को? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। कुछ एग्जांपल में आपको कंट्रीब्यूशन दे देंगे 2 लेवल का, और 2 लेवल का सेल दे देंगे, तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल से भी ये सेम फॉर्मूला फॉलो करेगी। ठीक है, सो एवरीवन क्लियर नाउ? पीवी रेशियो का कंसेप्ट हमने जड़ मूड से सीख लिया। पीवी रेशियो में अब कुछ बाकी नहीं है। ये 6 फॉर्मूलाज थी। पीवी रेशियो का मीनिंग है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पीवी रेशियो 2 तरीके से ढूंढा जाता है, पर यूनिट एनालिसिस से एंड टोटल एनालिसिस से। पर यूनिट से जाएंगे तो सीपीयू अपॉन एसपीपीयू मल्टीप्लाइड बाय 100 करके आएगा, एंड अगर हम टोटालिटी के बेस पे जाते हैं तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 से आता है। यही सीपीयू ढूंढने का दूसरा रास्ता भी है, एसपीपीयू माइनस वीसीपीयू। तो वो भी एक फॉर्मूला बनती है, एसपीपीयू माइनस वीसीपीयू डिवाइडेड बाय एसपीपीयू मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर मैं दूसरी वो जो टोटालिटी वाली फॉर्मूला मैं यूज करूं तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करूंगा तो भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे भी मेरे को मिलेगा। ये रेशियो हम परसेंटेज में ढूंढना चाहे ना तो 100 से मल्टीप्लाइड करते हैं। अगर मेरे को परसेंटेज में नहीं चाहिए बट पॉइंट में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाइड नहीं करना है। अब चलो यहाँ मेरे को बताओ, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, ये 5200 डिवाइडेड बाय 13,000 है, बराबर है। अब मल्टीप्लाइड बाय 100 करूं तो 40% आए, बट मल्टीप्लाइड बाय 100 ना करूं तो 0.40 आए। तो अगर आपको कोई जगह पे ऐसा दे दिया है कि पीवी रेशियो 0.40, तो उसका मीनिंग क्या मानने का? 40%। पीवीआर 0.40 तो उसका मीनिंग 40% मान लेने का। आर यू गेटिंग? क्लियर है इतना? ओके। तो पीवी रेशियो को आप परसेंटेज में लिखो तो फॉर्मूला में 100 से मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर आपको पॉइंट में लिखना है पीवी रेशियो तो फिर मेरे को क्या, उसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाइड नहीं, 100 से मल्टीप्लाइड नहीं करना है। क्लियर? ओके। अब ये रेशियो कैसा होना चाहिए? हायर द बेटर। जितना कंट्रीब्यूशन टू सेल्स ज्यादा, वो उतना कंपनी का पोजीशन अच्छा है। मैंने बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम एक ही खर्चे को ध्यान में लेते हैं और वो खर्चे का नाम है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट करूं तो कंट्रीब्यूशन। अब तो मैं फिक्स कॉस्ट को गिनता ही नहीं हूं नॉर्मली। तो अगर मैं मेरी 2 प्रोडक्ट का एनालिसिस करना चाहता हूं या फिर मेरी 2 फैक्ट्रीज का एनालिसिस करना चाहता हूं, दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रही है, इधर भी प्रोडक्ट ए बन रही है, इधर भी प्रोडक्ट ए बन रही है। इधर में देखूंगा मेरा पीवी रेशियो कितना बैठ रहा है, इधर में देखूंगा मेरा पीवी रेशियो कितना बैठ रहा है। इधर मेरा पीवी रेशियो 60% बैठ रहा है, इधर 40% बैठ रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है? सेम प्रोडक्ट पर इधर वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है इसलिए पीवी रेशियो कम आ रहा है, और इधर मेरे को सस्ते में पड़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कम है, तो पीवी रेशियो यहाँ ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, ये प्रोडक्शन इधर नहीं करूंगा, इधर से प्रोडक्शन इधर शिफ्ट कर दूंगा, सस्ता पड़ेगा प्रोडक्शन। मैं देख लूंगा ट्रैवलिंग का खर्चा कितना है, बस उतना देख लूँ।
अगर ये 20 रुपया बच रहा है और उससे कम प्राइस में मेरा ट्रैवलिंग हो जाता है तो मैं इधर बनाऊंगा, इधर नहीं बनाऊंगा। इसको बोलते हैं शट डाउन एंड कंटिन्यू डिसीजन। इधर शट डाउन किया, इधर कंटिन्यू किया। आर यू गेटिंग? तो ये सब निर्णय शॉर्ट टर्म पीरियड में हम ले सकते हैं और इसके लिए ये मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हमको काम में आती है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पीवी रेशियो क्लियर है ना? चलो अब एक रिश्ता और दिखाता हूं आपको। यही पीवी रेशियो में एक और मुद्दा मेरे को समझाना है। ये वाला एनालिसिस पकड़ो। देखो सेल्स के दो हिस्से, चलो मैं लिखता हूं इधर। सपोज 100 रुपए का सेल है, वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो कंट्रीब्यूशन 40 आ रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस 100 इज इक्वल टू 60 प्लस 40। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स रेशियो 40% आ रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स रेशियो 60% आना चाहिए। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो देखो ये वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो को वीसी रेशियो बोलते हैं एंड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो को सीएस रेशियो या पीवी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, हमने अभी यही पढ़ा, पीवी रेशियो पढ़ा। अब मैं समझा रहा हूं उसका ऑपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री। वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। मींस अगर 100 में से 40 कंट्रीब्यूशन है तो ऑटोमेटिकली 60% वेरिएबल कॉस्ट। अगर कोई सम में आपको ऐसा बोले, सपोज अभी सम्स जो हम लिए थे उसमें हमने ऐसा लिखा था कि भाई ये 15,000 का मेरा सेल्स है, बराबर है, और मेरा प्रॉफिट कितना था? 5,000 था, और मेरे को पीवी रेशियो बोल दिया है 40%, और मेरे को पूछा है कि फाइंड वेरिएबल कॉस्ट, तो कैसे आएगा? तो मैं सीधा मान लूंगा कि पीवी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% होगा, और ये 60% को मैं 15,000 से मल्टीप्लाइड कर दूं तो कितना आएगा? 9,000। दैट वुड बी माय वेरिएबल कॉस्ट। एंड 15,000 में से मैं 9 माइनस करूं तो 6 आएगा, वो मेरा कंट्रीब्यूशन। चेक कर लो, 6,000 डिवाइडेड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 40% आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सीधा सीधा वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? पीवी रेशियो का ऑपोजिट लेके वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज ले लूंगा, है ना? पीवी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% ही होना है, क्योंकि ये दोनों का टोटल मिला के ही वो सेल्स हो रहा है। ठीक है, एवरीवन गेटिंग दिस? तो अगर मेरे को सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पूछा तो वेरिएबल कॉस्ट कितना मिलेगा? 60% मिल गया। अब मैं 15,000 का 60% से मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मेरे को 9,000 रुपया मिल जाए। दैट इज माय आंसर। समझ में आया? तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। समझ में आया? अब ये भी मैं लिख रहा हूं। अब जरा देखो इसकी इंपैक्ट क्या हो रही है। कुछ एग्जाम्पल में ना सीधे सीधे परसेंटेज देते हैं कि भाई, ये कोई एग्जाम्पल में आपको दे देंगे कि भाई पीवी रेशियो मेरा 60% है, ये दे देंगे। तो मैं वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज निकालना चाहूँ तो कैसे आएगा? 100 माइनस पीवी रेशियो परसेंटेज। 100 में से मैं 40 हटा दूं तो 60 वेरिएबल मिल जाए। कोई सम में मेरे को वेरिएबल कॉस्ट दे दे, पीवी रेशियो ना दे, ऐसा बोले वेरिएबल कॉस्ट 60% है भाई, तो मैं क्या करूंगा? पीवी रेशियो ढूंढ सकता हूँ। पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। मैं 100 में से ये 60 माइनस कर दूं तो मेरे को 40% पीवी रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ सम में इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं देंगे बट ऐसे इनडायरेक्टली देंगे। आपको ढूंढना है कंट्रीब्यूशन, आपको ढूंढना है प्रॉफिट, बट आपको परसेंटेज देंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं क्या करूंगा? वेरिएबल कॉस्ट का ऑपोजिट निकालूंगा। वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो कंट्रीब्यूशन 40% होगा, और फिर वो कंट्रीब्यूशन को सीधा सेल्स से मल्टीप्लाइड कर दूं, आई विल गेट द कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ रुपीस, और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं, आई विल गेट अ प्रॉफिट। ठीक है, तो आप समझ लो बहुत सारे सम्स में आपको इंस्टेड ऑफ पीवी रेशियो और पीवी रेशियो की कोई इंफॉर्मेशन आपको देंगे वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज। कुछ जगह पे वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज भी नहीं देंगे, सीधा वेरिएबल कॉस्ट दे देंगे कि लाख रुपया सेल है, 60,000 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है। अब आप प्रॉफिट ढूंढो, सपोज 10,000 इज अ फिक्स कॉस्ट, तो मैं क्या करूंगा? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो पीवी तो मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 40,000। एंड फिर अगर मेरे को आगे ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है जिसमें पीवी रेशियो का यूज है तो मेरे को पीवी रेशियो के परसेंटेज भी निकालने हैं, तो 40,000 एज ए परसेंटेज ऑफ 1,00,000 ऐसा करके 40% मिलेगा। तो अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग चीजें पूछी जा सकती है बच्चों। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होकर के बहुत सारे सम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और हमको वो आना चाहिए। बराबर है? आई होप इट इज क्लियर। अब यही चीज मैं परसेंटेज निकाल दूं ना तो पॉइंट में आ जाए। देखो यहाँ 100 लिखा था ना, क्यों? क्योंकि वो परसेंटेज यूज किया होगा। अब उसकी जगह मैं 1 लिखूं
और 1 इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो। तो चलो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, सपोज पीवी रेशियो मेरे को दे दिया है 0.4, 0.4 इज ऑल्सो ए परसेंटेज, उसको 40% बोला जा सकता है, बराबर। ये 0.4 है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना आएगा 0.6, 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। अगर मेरे को पहले से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो खबर है 0.6, तो 1 माइनस 0.6 करूं तो पीवी रेशियो मालूम पड़ जाएगा 0.4। ठीक है, फर्क क्या है इधर और इधर में, इधर आप फॉर्मूला में मल्टीप्लाइड बाय 100 करके परसेंटेज में लिखते हो और इधर आप परसेंटेज की जगह पॉइंट में लिखते हो, बस इतना ही फर्क है। सो एवरीवन शुड बी क्लियर विद दिस, ये चीजों से आप क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दिया जिसका नाम था पीवी रेशियो, एंड उसके रिलेटेड 6 फॉर्मूला भी समझाई और उसका और वेरिएबल कॉस्ट का रिश्ता भी समझाया, बराबर। ये रिश्ता क्या कहलाता है अब आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। चलो अब मैं आगे बढ़ू सेकंड कंसेप्ट में। तो देखो पीवी रेशियो मींस इज वन ऑफ द पिलर व्हिच वी हैव कंप्लीटेड। पूरे मार्जिनल कॉस्टिंग के जो 4 पिलर थे उसमें से पहले पिलर को हमने कंप्लीटली देख लिया। अब यही चीज मैंने अपने पैम्पलेट में भी दी है, आप जरा मेरा पैम्पलेट ओपन करो, निकालो मेरा पैम्पलेट। दिख रहा है पैम्पलेट, सभी के पास आ चुका होगा। ऑनलाइन वाले बस आप दर्शन लो, दर्शन से फायदा उठाओ। देखो ये मैंने वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग और उसका ग्राफ वगैरह लिखा है। फिर ये फिक्स कॉस्ट है, उसका ग्राफ और उसकी बेसिक डिटेल्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक सब लिखे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसका मीनिंग और उसके ग्राफ लिखे। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले मेरे को पीवी रेशियो पे जाना है, तो ये रहा पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो इज, देखो क्या है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, दिख रहा है ना सभी को, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स वैल्यू, बराबर। इसका एक दूसरा नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। इसका यूज क्या है वो बाद में देखेंगे, बराबर। तो पीवी रेशियो के बारे में ये सब चीजें बेसिक हमने देख ली। अब मैं आपको इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स है और कुछ फॉर्मूलाज है। फॉर्मूलाज में भी मैंने लिखी है, देखो फॉर्मूला लिस्ट आई थिंक 6 या 7 पेज पे दिखेगा। यस, यहाँ पीवी रेशियो की फॉर्मूला देखो, यहाँ आपको पूरा खजाना खोल दिया है मैंने। देखो ये पहला लिस्ट जो है वो अमाउंट रुपीज वाला है, मैं क्लैरिटी कर देता हूँ, आपको लिखना हो तो लिख दो। ये अमाउंट रुपीज वाली फॉर्मूला का लिस्ट है एंड ये पर यूनिट वाली फॉर्मूला का लिस्ट है। यहाँ देखो पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ सीपीयू अपॉन एसपीपीयू मल्टीप्लाइड बाय 100। यही चीज को सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख के भी कर सकता हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ एसपीपीयू माइनस वीसीपीयू डिवाइडेड बाय एसपीपीयू मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा। अब एक और रास्ता पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन निकालने का, मालूम है, सेल्स है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करो प्रॉफिट आता है। अब जरा देखो कंट्रीब्यूशन आपने ये तरीके से निकाला कि 100 रुपया सेलिंग प्राइस है, 60 रुपया वेरिएबल कॉस्ट, 40 रुपया कंट्रीब्यूशन, सपोज 15 रुपया फिक्स कॉस्ट एंड 25 रुपया प्रॉफिट, ये है। अब आपने ये 40 ढूंढने का ये रास्ता तो निकाला कि 100 माइनस 60 तो 40 आता है, बट ये दूसरा रास्ता भी है कि प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट दैट इज ऑल्सो दिस कंट्रीब्यूशन। तो देखो ये वाला रास्ता मैंने इधर लिखा है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये तीसरी फॉर्मूला। तो यहाँ सर ऐसा इधर पर यूनिट वाले में ऐसा है, तो ये पर यूनिट वाले में ये वाली फॉर्मूला यूज नहीं करनी। रीजन ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर सेल्स लेवल चेंज हो जाएगा ना तो ये फॉर्मूला आपको करेक्ट आंसर नहीं देगी। सो मैंने जानबूझ के ये पीवी रेशियो की ये जो पर यूनिट वाली फॉर्मूला है उसमें ये इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा है इधर कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट प्लस प्रॉफिट पर यूनिट अपॉन एसपीपीयू मल्टीप्लाइड बाय 100, ये वाला नहीं लिखा है, जानबूझ के नहीं लिखा है। चलो अब जरा देखिएगा आगे सेल्स, अब है ना थोड़ा मैंने इसका यूज किया है, जरा देखो तो फॉर्मूला इधर उधर की है, जरा देखो मेरे साथ, और किसी को लिखना है तो लिखना। मेरे को बताओ कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स है, मल्टीप्लाइड बाय 100 छोड़ दो, अभी एक बार छोड़ दो, पॉइंट में आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। चलो
अब है ना, मैं जरा सेल्स का पोजीशन चेंज करता हूँ, सेल्स को इधर ले जाऊं, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो से सेल मिलेगा। तो ये रही ये वाली फॉर्मूला, इसको बोलेंगे डिराइव्ड फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? मीन्स ओरिजिनल ये फॉर्मूला थी, बट उसमें से ये हमने डिराइव की। सिमिलरली एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, चलो ये फॉर्मूला ओरिजिनल थी, ये उसका दूसरा वर्जन, अब तीसरा वर्जन बता रहा हूँ। यहाँ हमने सेल्स को हटाया था ना, अब हम क्या करेंगे मालूम है? सिर्फ यहाँ पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, तीन शब्द है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ये मेरे को मालूम पड़ा। अब सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, तो अब हमने सेल्स समझा। अब जरा देखिए यही फॉर्मूला, इसको भूल जाओ अभी, ये सेकंड फॉर्मूला को भूल जाओ अभी। जरा देखो, ये सेल्स को इधर ले जाओ, पीवी रेशियो को नीचे मत लाओ। यहाँ पीवी रेशियो एज इट इज लिखो, मल्टीप्लाइड बाय सेल्स कर दो, इज इक्वल टू सी आएगा। तो दैट इज कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। अभी जितने भी सम मैंने सॉल्व कराए उसमें यही कराया था। 15,000 को 40% से मल्टीप्लाइड कर हमने 6,000 जो ढूंढा था वो क्या है? कंट्रीब्यूशन ढूंढने की फॉर्मूला है। सेल्स को मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। ठीक है, वो 2,000 का 40% करके हमने 800 रुपया कंट्रीब्यूशन ढूंढा था, वो भी क्या था? 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%। 100 में से अगर 40% मेरा कंट्रीब्यूशन है तो 2,000 में कितना? 100 में से अगर 40% है तो 15,000 में कितना? वो वाला है। ठीक है, लिख के बताऊं? देखो, अगर मेरा सेल्स 100 है तो मेरा कंट्रीब्यूशन 40 है, तो अगर मेरा सेल्स 15,000 हो तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना? ये त्रिराशि बोलते हैं हम इसको। अब है ना, जरा देखो, 15,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब इसको मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, 15,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 भी लिख सकता हूँ ना। और 40 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स क्या? पीवी रेशियो। तो मैंने क्या किया, ये सेल्स है मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो कर दिया, तो ये रहा सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, दैट इज कंट्रीब्यूशन। आया समझ में सभी को? क्लियर हो? कोने कोने को हम तराश रहे हैं अभी, है ना, पूरा चीज कंफर्टेबली समझ रहे। आप मेरे को बताना, कहीं भी कोई तकलीफ हो तो बोल देना, बराबर? मेरे को क्लैरिटी चाहिए ना, अभी जितना डिटेल में जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। लेटर ऑन जब मैं इसके अंदर आगे के सम्स में जाऊंगा, वहां ये डिटेलिंग मैं मान लूंगा कि आपको आती। ठीक है, ओके, चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये 2-3 डिराइव्ड फॉर्मूलाज हमने पढ़ी, और ये डिराइव्ड फॉर्मूलाज को अभी हम हटा रहे हैं। बट आप समझ लो, ओरिजिनल जो फॉर्मूला थी उसमें से ये 2 डिराइव्ड बने हैं, बराबर है? तो मैंने इसको है ना बोल्ड किया है, देखो मेरे पैम्पलेट में ये चीजों को मैंने बोल्ड किया है, जो डिराइव्ड बनी है ना फॉर्मूला। ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, ये रही, उसमें से ये एक डिराइव्ड फॉर्मूला, एंड दूसरी कहाँ गई? ये वाली, ये डिराइव्ड फॉर्मूला। ठीक है, ये ओरिजिनल की डिराइव्ड। ओके, चलो फिर इधर चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स, हमारी वो 5वीं फॉर्मूला थी। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, ये हमारी 6ठी फॉर्मूला थी, हमने देखी थी। और देखो, ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज इक्वल टू 1, ये वाला भी हमने पढ़ा। सो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो की फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, या फिर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, इधर पॉइंट में जवाब आएगा और इधर परसेंटेज में जवाब आएगा, बस इतना फर्क। ठीक है, तो जो चीज मैंने ऊपर समझा ली उसी को इधर समराइज फॉर्म में एक ही जगह फॉर्मूला लिस्ट में मैंने बना के रखा है। आई होप इट इज डन, सभी लोगों को ये क्लियर हो चुका। हाँ सेम है, देखो मैंने यहाँ आपको बताया है, जस्ट रिफर माय दिस चार्ट, इसमें बहुत क्लियरली मैंने लिखा है, देखो ये रहा, ये क्या लिखा है? पीवी रेशियो, इसका दूसरा नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, दे आर वन एंड सेम। क्लियर है? चलो, सो आई होप इट इज डन नाउ। जो लोगों ने पहली बार सीखा है आज, वो लोग अलर्ट रहिएगा, है ना, बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन डेविएट मत कीजिएगा। मींस फाउंडेशन वाले बच्चों को अपील कर रहा हूँ, जिन्होंने पहली बार ये पढ़ रहे हैं। जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ के दिखा है तो उनको तो मजा आ रहा है, हाँ ये सब आता है सर हमको, आगे ले जाओ। अभी ले जाता हूँ, आपको कितना आता है अभी चेक कर लेंगे, है ना। तो चलो, ये पीवी रेशियो का कंसेप्ट खत्म। अब मैं नेक्स्ट सेकंड पिलर पे जाता हूँ,
सेकेंड पिलर ऑफ अवर सीवीपी एनालिसिस, उसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सेकेंड कंसेप्ट पे जा रहा हूं जिसका नाम क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। देखो इसके बारे में बड़े मजे से लिखा है, इधर देखो क्या लिखा है, ब्रेक इवन पॉइंट, BES, बेस है ना, बेस बिठा देगा हमको बराबर। BES का मीनिंग है ब्रेक इवन सेल्स, कुछ लोग उसको BEP बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ के बताओ या ब्रेक इवन सेल्स ढूंढ के बताओ, दोनों वन एंड सेम। सो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि यही चीज भाई हमारा जो शक्तिमान है वही गजोदर है ना, क्या नाम, गंगाधर है, गजोदर नहीं गंगाधर। ठीक है, सेम है, क्लियर है। चलो, तो ब्रेक इवन सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट दे आर वन एंड सेम। नाउ व्हाट इज दिस? तो भाई ये एक सेल्स का ऐसा लेवल है कि जहां पे हमको हमारी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाती है। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट या व्हाट इज ब्रेक इवन सेल्स? एक सेल्स का ऐसा लेवल कि जिसमें मेरे को क्या हो जाए, मेरी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाए। ठीक है, इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच माय टोटल कॉस्ट इज रिकवर्ड। ठीक है, इससे क्या आइडिया आएगा कि मेरे को टोटल कॉस्ट रिकवर करने के लिए मिनिमम इतना सेल तो करना पड़ेगा। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, आप देखिएगा ये उदाहरण जो अब मैं समझाने जा रहा हूं ना, दैट वाज माय फर्स्ट प्रे टू माय गॉड। सुनिएगा, 2009 मेरे लिए लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था। 2009 December 8 में आई गिवन माय CMA फाइनल एंड CA फाइनल बोथ एग्जाम्स। November 8 में आई गिवन CA फाइनल बोथ ग्रुप। December 8 आई हैव गिवन CMA फाइनल बोथ ग्रुप। बीच में 26 दिन का गैप था, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ मैं CA में 26 दिनों में बना। आई क्लियर्ड माई CMA, मेरी CMA की पूरी प्रिपरेशन वो 26 दिनों में ही की। CA फाइनल की एग्जाम खत्म की, फिर CMA फाइनल का पढ़ना चालू किया और मैंने दिए, बट मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट सेम थे, सो दैट इज व्हाई आई क्लियर्ड माय CMA इन फर्स्ट अटेम्प्ट। उसका रिजल्ट आया मार्च 2009 में, 8वीं मार्च 2009 में मेरा रिजल्ट आया और मैं CMA बन गया। ये 2009 मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। CMA में 2009 में बना, रिजल्ट आया, मेरा अटेम्प्ट है December 8, बट मेरा रिजल्ट मार्च 8 को आया। मीनवाइल उससे एक वीक पहले 1 मार्च को शादी हुआ। अच्छा, शादी के बाद CMA हुए? हाँ, ऐसा हुआ। 1 मार्च को शादी हुई और 8 मार्च को मैं CMA हुआ। सुनिएगा, फिर CA नहीं हुआ, उससे पहले CA का रिजल्ट आ गया, तो CA का बोथ ग्रुप निकला, बट कुछ कुछ मार्क्स से रह गया। सो अब आप सोचो, मार्च महीने में शादी के एक वीक के बाद मालूम पड़ा CA में तो हो गया हूँ, बट CA नहीं हुआ, वो भी मालूम पड़ गया। शादी से पहले ही CA का रिजल्ट आ गया, क्योंकि वो नवंबर में एग्जाम होती है, तो जनवरी एंड में आ जाता है रिजल्ट। तो मई में अटेम्प्ट तो पक्का ही था। अब एक तरफ शादी हो गई, दूसरी तरफ अटेम्प्ट बाकी है, एग्जाम बाकी है, क्या करेंगे, बट CA में हो गए। तो दोनों तरफी मीन्स मेरे पापा मम्मी लोगों ने और मेरी वाइफ के पापा मम्मी लोगों ने, दोनों ने, हमारे दोनों पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि तुम शांति से मई महीने में एग्जाम दो, उसके बाद जो भी आपको करना है। और तब तक आई डिडंट स्टार्टेड एनी प्रोफेशन, मेरी नौकरी भी नहीं थी और मेरे पास कोई प्रोफेशन भी नहीं था। हाँ, मैं कुछ पर्सनल लेवल के काम कर रहा था, बट मेरे पास कुछ नहीं था, ऐसा समझ लो। अब अरेंज मैरिज और ये सब में यही लोचे, बिठा देते, बैठ जाना है बराबर। फिर पेरेंट्स सोचते हैं हाँ चल अब ये कर वो कर, तो ऐसा करना है। अब मैंने किया, सुनिए, शादी के बाद मई महीने में मैंने एग्जाम दिया CA फाइनल का, और उसके बाद आई फाइंड इट कि भाई चलो अब हम कुछ ढूंढते हैं, क्या करें, सोचते हैं। और मजे की बात, उस टाइम एग्जाम भी जून में हुई थी CA की। क्यों? क्योंकि इलेक्शन थे, 2009 का इलेक्शन, कांग्रेस जीता था, UPA गवर्नमेंट 2, UPA 2 बना, तो उसकी वजह से CA की एग्जाम लेट हुई थी। 2009 समझा रहा हूँ, आप समझो, और मैं आपको एक्चुअली ब्रेक इवन सेल ही समझा रहा हूँ, बट बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ज्यादा समझ में आएगा, एक बार में याद रह जाए। अब क्या हुआ कि जून महीने में एग्जाम देने के बाद पहला इंटरव्यू दिया, इधर किसनाथ वाला करके एक एसोसिएट है, कंपनी है, और उधर में गया, मेरे को 16,000 रुपए जॉब ऑफर किया।
कि यू गेट 16,000, क्योंकि सीए में हो गया था, सीए फाइनल दोनों ग्रुप दे दिए थे। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई निकल जाऊंगा वापस। और मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, क्यों? क्योंकि उस तब तक मेरा बीकॉम खत्म हो गया था, एमकॉम खत्म हो गया था, एलएलबी का भी 1 साल खत्म हो गया था, सीएस का एक ग्रुप खत्म हो गया था, और सीए में खत्म, और ये सीए फाइनल के दोनों ग्रुप अपीयर्ड। तो इतना रिज्यूम लेके गया, मेरा इंटरव्यू नहीं लिया। सीधी पगार की बातें, छुट्टियों की बातें कि इतनी छुट्टियां मिलेगी पूरे साल में, 25 दिन छुट्टी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। उसमें जो पढ़ना हो तो पढ़ो, घूमना हो तो घूमो। मैंने बोला अभी नई शादी हुई है कि भाई घूम के आया ना भाई। हाँ, शादी के बाद घूमने गए थे बराबर मार्च महीने में, और जून में इंटरव्यू देने गया था। हाँ कि भाई वो चल, अब घूमने का पीरियड तेरा खत्म, अब काम कर, है ना। आलोक शाह वाज द पर्सन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड पास्ट एमएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। एंड फिर 16,000 सिलेक्ट किया, डिसाइड किया, और फिर मेरे को बोला कल जवाब दो। अब मेरा पेंडिंग था सीए फाइनल दोनों ग्रुप बाकी, रिजल्ट बाकी। दूसरा मेरा पेंडिंग था सीएस का सेकंड ग्रुप। तीसरा मेरा पेंडिंग था एलएलबी का सेकंड ईयर। अब मैं ये सबका मिलाऊ टोटल तो कुछ 17-18 दिन तो मेरी एग्जाम चलने वाली थी, और 25 दिन का छुट्टी देने वाले थे इंक्लूडिंग एग्जाम डेज। तो मैंने फिर उनका ऑफर ना बोल दिया, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। मेरा एक मित्र है, आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, आई डोंट नो, बट एक भावेश पटेल नाम है उसका, एंड तेजस्वी क्लासेस करके एक क्लासेस है इधर हमारे बाबुड़िया रोड पे, उधर वो बीकॉम में पढ़ाता है। और उसने उस टाइम एमबीए चालू किया था, और 2 सब्जेक्ट उसको नहीं फाते थे, क्योंकि उसका उस टाइम सीए बाकी था, फाइनल बाकी था, और ग्रुप 1 में वो सब्जेक्ट आते थे जो मैंने तो पढ़ लिए थे, आशीष सर के पास पढ़ा था। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, और फिर वो 2 सब्जेक्ट मैंने वहां पढ़ाने चालू किए एमबीए में। रिस्क मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स, ये 2 सब्जेक्ट थे जो मैंने पढ़ाए, और एमबीए में वो 6 महीने मैंने पढ़ाया, दिसंबर 9 तक। सुनिए, और दिसंबर 9 में फिर भावेश ने क्या किया, ही वाज वेरी प्रोफेशनल फ्रेंड, है ना, फ्रेंड तो है बट प्रोफेशनल था। अब उसके बाद नेक्स्ट 6 महीने में मेरी जरूरत नहीं थी, तो वो 6 महीने में क्या कर रहा था कि मैंने सोचा कि मेरी, और रिजल्ट आ गया था सीए में, मैं नहीं निकला था, तो नवंबर डेट टाइम तो पक्का ही था। तो मैंने सोचा कि अब लास्ट बार दे दूं सीए का, और तब तक थोड़ा ये टाइम पास कुछ कर ले, पढ़ा लें। और पढ़ाते टाइम मेरे को लगा कि आई कैन टीच, एंड आई कैन टीच वेल। उसी टाइम पे मैंने गार्डन में, एमएस यूनिवर्सिटी के गार्डन में, मैंने कुछ 24 या 25 लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाना चालू किया था। मेरा एक स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट, परेश ठक्कर नाम है उसका, वैसे मेरा ब्रदर जैसा है, मैं उसको छोटा भाई मानता हूँ मेरा, क्योंकि उसी ने मेरे को इंसिस्ट किया कि धवल भाई आप में टीचिंग में आओ। उसको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं समझ में आता था, वो सीए में कर रहा था, और मेरे को है ना, मैं एमएस यूनिवर्सिटी में हंसा मेहता फैकल्टी में, हंसा मेहता हमारी लाइब्रेरी है, वहां मैं पढ़ता था। तो दोपहर को 2 से 4 के बीच में बहुत नींद आती थी, क्यों, खाने के बाद बैठते हैं और दोपहर में नींद आती। तो मैंने परेश को बोला कि भाई उस टाइम पे मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, तू बैठेगा। उसको सीखना था, मैंने बोला मैं सिखा दूंगा। बांगर करके एक बुक है सीए फाइनल की, इनडायरेक्ट टैक्स की, उसमें से मैंने उधर पढ़ाना चालू किया। पहले दिन वो गार्डन में वो 2 लोग आए, वो आया एक दूसरे को लेके आया कि इसको भी प्रॉब्लम, और फिर 2-4 दिनों में कुछ 25-26 लोग गार्डन में बैठते थे। मैंने 18-20 दिन में पढ़ा दिया, बट तब मेरे को पहली बार मालूम पड़ा कि आई कैन टीच टू प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आल्सो। और दिसंबर तक मैंने ये सब किया, और उसके बाद भावेश डिडंट कॉल्ड मी बैक। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, अब जॉब तो छोड़ चुका हूं और वहां जाना नहीं है, क्योंकि मेरे को है ना, who can handle me, I am telling you, the person having a character can handle me. मेरा बॉस मेरे से ज्यादा कैरेक्टर वाला हो ना, तभी मैं वहां जाऊंगा, बाकी मैं नहीं जाता, वो मेरा पक्का था। और मैंने देखा प्रोफेशनल लाइफ में आई डिडंट फाइंड मैनी पर्सन, वैसे बहुत अच्छे लोग भी है, बट मेरे को नहीं मिले उस टाइम कि जिनके अंडर में मैं काम कर पाऊँ। मेरे को गलत नहीं करना था। सो उस टाइम आई डिसाइडेड कि अब मैं टीचिंग लाइन पकड़ ली है, उसी में जाऊंगा, क्योंकि इधर कुछ गलत करने का आता नहीं है ना। गलत करना मीन्स क्या करना सर, मेरे को मालूम है ये बैलेंस शीट गलत है, बट सिंस टू सस्टेन माई जॉब, टू सस्टेन माई मनी, आई हैव टू डू समथिंग रॉन्ग। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे
जम के प्रैक्टिस करते और उसमें ना प्रिंसिपल को पकड़ के बैठते कि मैं गलत साइन नहीं करूंगा, गलत बैलेंस शीट साइन नहीं करूंगा। उनको काम कम मिलता है और कुछ लोग अरे तू बोल ऐसी छाप के दे देता हूँ, उनको ज्यादा काम मिलता है। तो मेरा वो पक्का था कि गलत नहीं करना है और उसकी वजह से मैंने फिर टीचिंग लाइन पकड़ लिया फाइनल और दिसंबर में अपने नाम से क्लासेस चालू किया और वो है हमारा ध्येय क्लासेस। मैंने ये ध्येय नाम भी इसलिए रखा कि मेरे को प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को एक गोल देना है कि लाइफ में ना कुछ गोल के पीछे भागो, अदरवाइज भागते ही रहोगे, कुछ मिलेगा नहीं। गोल के पीछे भागोगे तो एटलीस्ट आपको वो गोल तो अचीव होगा। और फिर मैंने चालू किया। अब देखिएगा दिसंबर में आई स्टार्टेड अ कोचिंग क्लास। वो जो लोग 24 लोग मेरे सामने बैठ रहे थे ना, उसमें से 1-2 लोग बीकॉम में कहीं जा रहे थे और वो एक क्लास का नाम है यात्री क्लासेस। वो सर की प्रीमाइसिस 2 बजे तक ऑक्यूपाइड रहती थी बीकॉम में और 2 बजे के बाद खाली रहती थी और उनको वो प्रीमाइसिस का भाड़ा थोड़ा ज्यादा लगता था और फिर उन्होंने वो सोच रहे थे कि कोई उनको मिल जाए कि वो प्रीमाइसिस शेयर करे और मेरे को मीनवाइल कोचिंग क्लासेस खोलना। सो वन ऑफ दैट स्टूडेंट कॉन्टेक्टेड मी, कहाँ से डॉट्स जुड़ते देख लो, और उसने मेरे को बताया, मैंने उनको मिला और फिर इन दिसंबर आई स्टार्टेड दिस डे क्लासेस। एक लोगो मैंने छपवाया, एक मीन्स क्लास का बैनर, कुछ लिफलेट छपवाए, 500 रुपए का लोगो था, मीन्स ये जो बैनर था वो, एंड कुछ 250-300 रुपए का वो लिफलेट छपा। 800 रुपए से मैंने चालू किया और 2000 रुपए उनको एडवांस भाड़ा दिया। 4 घंटे के लिए आई बोरोड द क्लास। उसमें वो चौक वाला बोर्ड था ग्रीन कलर का, कुछ 15-17 स्टूडेंट ऐसे बैठ सके उतनी बेंचेस थी और वहां से आई स्टार्टेड। वहां मैंने चालू किया, उनको बोला भाड़ा ये डिसाइड हुआ पूरे महीने का 2000 रुपया और उसमें वो 4 घंटे मेरे को वो प्रीमाइसिस यूज करने का परमिशन देंगे, जो उन्होंने ऑलरेडी 5-5.5 हजार में भाड़े पे ली थी, मेरे को 2000 में दे दी। सब लीज बोलते, सब लाइटिंग। और फिर मैंने दोपहर के 4 मीन्स इवनिंग 4 to शाम को 8 बजे तक का कोचिंग चालू किया। उसमें मेरे जो पार्टनर है दक्षेश भाई, ही वाज डूइंग अ जॉब एट दैट टाइम इन हेमंत प्लास्टिक करके कंपनी। 28,000 उनका पगार था। मेरे पास कुछ पगार नहीं था, बट उसके पास टाइम था थोड़ा एक्स्ट्रा शाम को। वो बोल रहा था कि भाई आ जाओ, मैं सिद्धार्थ अतुल ये सब, हम मितेश, हम सब लोग लाइब्रेरी के फ्रेंड, इवन दक्षेश, we read together in Hansa Mehta and MS our CA Institute library, so that is तब से जानते हैं। तो वो मेरे साथ आ गया, उसने 1-2 सब्जेक्ट, मैंने बोला तू क्या पढ़ाएगा, उसने बोला यार टैक्सेशन पढ़ाएगा, इनकम टैक्स और अकाउंट, प्रैक्टिकल आता है ना तो वो मैं करवा लूंगा। वो 2 सब्जेक्ट उसको दे दिए और बाकी के जो है मैंने खुद प्रिपेयर करने शुरू किए और पढ़ाना शुरू किया। अब ब्रेक इवन पॉइंट पे आता हूँ। ये बैकग्राउंड समझिए, आप अपनी लाइफ में ब्रेक इवन पॉइंट का इतना महत्व क्यों रखते हैं। मैं ये जब भी पढ़ाता हूँ ना, आई रिमेम्बर माई लाइफ बेस्ड ऑन दिस ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप सोचो, आपको कोई जानता नहीं है मार्केट में, आपके पास सिर्फ एक डिग्री है सीएमए की और आपको सीएमए का कोचिंग कराना है। मार्केट में कोई नहीं जानता है, आपको किसी के पास जाना भी नहीं। आई डोंट वांट टू टेक हेल्प ऑफ एनी पर्सन, आई डिडंट आस्क एनी मनी फ्रॉम माय फादर। ये 2000 रुपए भी जो मैंने दिए उधर और ये 500-800 रुपए का खर्चा किया बैनर और वो लिफलेट में, वो भी मैंने अपनी आर्टिकलशिप के स्टाइपेंड के रुपए बचा के रखे थे, उसमें से रखा। तो मैं खुद को वेंचरिस्ट बोल सकता हूँ। आई स्टार्टेड माई ओन वेंचर। मेरे फादर का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है, फार्मर है, वो मेरे को मेरी कॉमर्स लाइन में 0 हेल्प कर सकते हैं। पैसे मांगू तो दे सकते हैं, बट इतने साल तक पढ़ाया बहुत है, उससे ज्यादा अब मैं मांगता ही नहीं हूँ पेरेंट्स के साथ कभी। आई डिडंट आस्किंग अ मनी आफ्टर आई एम स्टार्टेड अर्निंग माई सेल्फ। और फिर ये रुपए मेरे पास थे, उसमें से मैंने चालू किया। अब है ना, आप सोचो मैं दुकान में बैठ रहा हूँ 4 से 8 के बीच में, थोड़ा लिफलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया है एग्जाम के टाइम पे, है ना, कुछ बच्चों को, और बैनर बना के रखा है और वो लिफलेट में मैंने एड्रेस रखे थे। इंस्टीट्यूट के आजू बाजू भी मैंने अपने वो लिफलेट चिपका दिए थे। वो है ना 20-30 रुपए का ग्लू लेके आया और इंस्टीट्यूट के हर एक दीवार पे लगवा दिया था ये क्लासेस करके। और फिर मैं वेट कर रहा था कि कोई आए एडमिशन के लिए। अब जिस दुकान में था ना, उसके बाजू में फरसान वाले की दुकान थी, तो मैक्सिमम लोग फरसान लेने को आते थे। तो मैं अंदर बैठा था, तो मेरे को हर बार ऐसा लगता कि ये शायद मेरे लिए आया है शायद मेरे लिए है, बट है ना मैक्सिमम मैं 3 दिन तक एक भी आदमी इंक्वायरी के लिए नहीं आया। एंड आई वाज ईगर टू फाइंड द इंक्वायरी कि कोई मेरे को मिले 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 मिले। ये वेटिंग टाइम है ना,
ये बहुत सिखाता है आपको, मैंने देखा है, फेस किया है। और उस टाइम मेरे माइंड में ये ब्रेक इवन चल रहा था कि भगवान मेरा कितना खर्चा होगा। मैंने सोच लिया कि नेक्स्ट 6 महीने के लिए एटलीस्ट मैं कमिटेड हूँ। तो 2000 इंटू 6 रुपया, सॉरी 6 महीना मीन्स 12,000 रुपया मेरा फिक्स कॉस्ट पक्का है रेंट का, ठीक है। और जाने आने का कुछ किराया मीन्स वो पेट्रोल वगैरह जो भी खर्चा वो 4-5 हजार रुपया होगा, कुछ पैम्पलेट वगैरह देंगे। तो मैंने सोचा था कि कुछ 5-6 हजार रुपए का खर्चा पूरे 5-6 महीने का मिला के होगा। उस टाइम पेट्रोल सस्ता था, 2009 की बात कर। और फिर मैंने कुछ भगवान से डिमांड की कि देखो भगवान आपकी ग्रेस से, आपके आशीर्वाद से मेरे को 2 स्टूडेंट भेज दो, बिकॉज 2 स्टूडेंट्स आई वेर माई ब्रेक इवन पॉइंट एट दैट टाइम। क्यों? 17,000 की कॉस्ट है, 17,000 वॉज द कॉस्ट। कैसे? 2000 मल्टीप्लाइड बाई 6, 12,000 प्लस पेट्रोल प्लस कुछ दूसरा छोटा मोटा, बराबर है जेरोक्स वगैरह का। तो ऐसा करके 5,000 रुपया मैंने रफली माना था, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। मेरे को 17,000 मिले। और ये 17,000 पर मैं इसलिए फिक्स हो गया क्योंकि उस टाइम मैंने फीस मेरी डिसाइड की थी 8,500 रुपया एक स्टूडेंट की, एक ग्रुप की। क्यों? क्योंकि मार्केट में उस टाइम एक क्लास चल रहा था दीक्षित क्लास करके सिटी के अंदर, जो 9,500 ले रहे थे। तो मैंने 8,500 से मेरा काम चालू किया। अब 2 स्टूडेंट आ जाए ना तो मेरे 17,000 आ जाए और मेरा खर्चा निकल जाए। इसी को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं बच्चों। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट व्हिच योर टोटल कॉस्ट इज रिकवर्ड। टोटल कॉस्ट में ये रही फिक्स कॉस्ट और ये रही वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों रिकवर हो जाती है। मेरे 2 स्टूडेंट आ जाए और 8,500 दे तो 17,000 मिल जाए। तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 2 था और मैंने भगवान से इतना ही मांगा, भगवान तू मेरा सिर्फ ब्रेक इवन कर दे, बाकी का है ना मैं मेरी मेहनत से कमा लूंगा। तेरी ग्रेस से मेरे को 2 बच्चे चाहिए, बस 2 बच्चे मेरे को भेज सीएमए इंटर के लिए। मैंने उस टाइम सीएमए इंटर से चालू किया था, फाइनल भी नहीं, फाउंडेशन भी। और उस टाइम है ना ग्रुप 2 चलेगा। क्यों? क्योंकि जून से दिसंबर में उस टाइम भी ओरल में ग्रुप 1 चलता था। तो मार्केट में जो स्टूडेंट आते थे वो ग्रुप 2 के लिए ही दिसंबर से जून में आते थे। और उस टाइम मैंने चालू किया था। देखो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है लाइफ का पहला, बराबर है। ये बड़ा सेंसिटिव है मेरी लाइफ में। मैं जब भी ये ब्रेक इवन पॉइंट पहली बार कुछ फ्रेश स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ ना, मैं इसलिए ये बार बार बोलता हूँ। आपको लगेगा सर आपने बहुत ज्यादा आज आधा पौना घंटा अपना बोल दिया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यू कैन ऑल्सो बी अ वेंचरिस्ट इन फ्यूचर। और उस टाइम ये सब चीजें आपके माइंड में लगेगी, मैं क्या करूँ। ये मितेश भाई लोगों ने भी जब सीए का प्रैक्टिस चालू किया ना, अपने भाई की एक जगह थी, एक दुकान थी, उसी में उन्होंने प्रैक्टिस चालू की। शुरू में फिक्स खर्चे निकालने के पैसे ही नहीं होते। आपका कोई इतना बैलेंस नहीं होता कि डायरेक्टली ऐसा सर एसी वाला क्लास पापा बना के दे दे फिर मैं क्लास चालू करूँ। तो तू कितने स्टूडेंट की कैपेसिटी वाला क्लास बनाएगा भाई? आप सोचो तो आपको मालूम पड़ेगा। मैंने उस टाइम भाड़े पे भी क्लास इसलिए लिया, ऑलरेडी रनिंग क्लास, क्योंकि एक एक क्लास लगाने में खर्चा होता है। एक एक बेंच अभी 4500-5000 में बेंच आती है। प्रोजेक्टर तो भूल जाओ, उस टाइम बोर्ड लगाने पे भी 4000-5000 का बोर्ड आता था। लाइटें लगाओ, एक पूरा क्लास रेडी करो ना, तो देयर मस्ट बी मिनिमम 20,000 to 25,000 रुपीज। और 2-3 किराए आपको एडवांस में देने होते हैं। 2 किराया एडवांस, 1 किराया आपका दो डिपॉजिट, 1 एडवांस। हाँ मूड में आ जाए पिकनिक ना बद्दा। आयो 2 मिनट। ओके तो मैं बता क्या रहा था, मैं तो भूल गया। नहीं ब्रेक इवन तो बता रहा था, बट यस एक क्लास लगाने का खर्चा होता है। आज के दिन में भी आपको नया दुकान चालू करना हो ना बच्चों, तो ये ट्रेडिशन है मार्केट में कि 2 किराए एडवांस में ले लेते हैं वो डिपॉजिट के तौर पे, 1 एडवांस किराया, और अगर आपने किसी ब्रोकर को रखा तो वो ब्रोकर भी 1 किराया लेगा। तो 4 किराए देने की कैपेसिटी हो ना, तब तो आपको दुकान मिलती है।
चलो चलो, ये ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट समझ लिया हो तो देखो क्विकली गो थ्रू हियर। क्या मीनिंग है देखो, तो इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये याद रखो, पहली बात ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है ये चीज। इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। उसका दूसरा मीनिंग भी ये होता है कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये क्या होता है सर, कि आपका जो टोटल रेवेन्यू मैंने वो बताया था 8,500 इंटू 2 17,000, दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट दैट इज वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। बट इसकी फॉर्मूला कुछ अलग है। देखो फॉर्मूला ये रही, दो ही फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट की। एक है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो एंड दूसरा है फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू। देखिए जरा ये दो फॉर्मूला क्या है, क्योंकि आज हमको इसके सम्स करने हैं। तो लेट अस सी। अब मैंने जो उदाहरण आपको याद कराया था ना, वो याद करो। 10 रुपया सेलिंग प्राइस, 8 रुपया वो क्या है बालाजी के वेफर का परचेज प्राइस, 2 रुपया कंट्रीब्यूशन, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी थी 16,000। ये सम था मेरा। अब देखो ये सम में आप मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ के बताओ। अब आप सोचो कोई आदमी नई लारी खोल रहा है या फिर ऐसा नया दुकान खोल रहा है बालाजी वेफर्स के बेस पे, तो वो कितने पैकेट बेचेगा तो उसके खर्चे निकल जाएंगे। तो है ना, सबसे पहले आप क्या करो, ये 10 में से तो ये 2 ही निकाल दो पहले, सॉरी 8 रुपया निकाल दो पहले। आप सोचो कि आपके पास एक यूनिट पे सिर्फ 2 रुपया मिलता है टू रिकवर। 8 रुपया तो डायरेक्ट कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो मैं 10 का बेचूंगा बट 8 तो खर्चा ही है, सीधा सीधा खर्चा है, वेरिएबल कॉस्ट, तो वो हटा दो, 2 रुपया मिले। अब ये 2 रुपये में से आप कौन सा खर्चा रिकवर करोगे? 10 में से 8 तो आपने रिकवर कर लिए वेरिएबल के, तो अब बचा क्या? फिक्स। तो मेरे को ये फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए कितनी 16,000। मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 2 रुपया। तो अब मेरे को मिल गया 8,000 यूनिट्स। तो साल में जब मैं 8,000 यूनिट्स पैकेट बेच पाऊंगा ना, तभी मेरा टोटल खर्चा रिकवर हो जाएगा। अब मैं चेक कराता हूं कि 8,000 यूनिट पे टोटल खर्चा कैसे रिकवर होता है, जरा चेक करो। 8,000 यूनिट्स बेचे मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपया सेलिंग प्राइस, तो 80,000 का सेल हुआ। चलो ये 8,000 यूनिट्स का 8 रुपए के हिसाब से 64,000 वेरिएबल कॉस्ट है। यही काम करने के लिए 16,000 का पूरे साल का मेरा फिक्स कॉस्ट है। तो अब मेरे को बताओ, ये 64 प्लस 16 का टोटल करूंगा तो 80,000 मेरी टोटल कॉस्ट आएगी। और मेरा जो टोटल रेवेन्यू है दैट इज टोटल सेल्स 80,000, उसमें से मेरी ये टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाती है। तो अब मेरे को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 0। सो इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, नंबर 1। नंबर 2, वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कितना है? 80,000। मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? 64,000 प्लस 16,000, 64 प्लस 16, so that is 80 and मैं no profit no loss सिचुएशन। अब पीवी रेशियो निकालो। चलो मेरे को बताओ ये केस में पीवी रेशियो कितना है? 10 माइनस 8 डिवाइडेड सॉरी इज इक्वल टू 2, तो दैट इज 2 इज अ कंट्रीब्यूशन। 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20% इज माय पीवी रेशियो। अब मैं क्या करूंगा, फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी? 16,000। 16,000 को 20% से मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है? 80,000। चेक कर लो, आर यू गेटिंग? तो यहां से मैं सीधा रुपीज में चला जाऊंगा और ये वाली फॉर्मूला से 16,000 डिवाइडेड बाय 2 से मैं सीधा यूनिट्स में चला जाऊंगा। 8,000 यूनिट्स एंड 80,000 सेल्स, दे आर वन एंड सेम, क्योंकि 8,000 यूनिट को 10 रुपया सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाइड करूं तो 80,000 आ जाता है। क्लियर है बच्चों? पूरा बैकग्राउंड अब क्लियर हो रहा है ये कंसेप्ट को? तो कल हमने जो कंसेप्ट पढ़ा उसका बेस ये था। कल मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए, एग्जांपल बेसिक माइंड में फिट करने को बोला था, उसका रीजन ये था। ठीक है? तो ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट एट दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच योर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज सेम। ठीक है? अब मैं बताना चाहता हूं एक और चीज, कि जहां आपका ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाता है ना, उसके बाद अगर आप जो सेल करोगे तब क्या होगा? सोचो, सपोज ये बालाजी वेफर बेच रहा है 8,000 यूनिट पे, उसका ब्रेक इवन आ जाए। सपोज एक्चुअल वो पूरे साल में 10,000 यूनिट्स बेच रहा है,
तो 10,000 यूनिट पे प्रॉफिट कितना आएगा उसको? तो जरा लॉजिकली सोचो, 8,000 पे तो टोटल खर्चा रिकवर हुआ, 8,000 के बाद जो एक्स्ट्रा 2,000 यूनिट बेचूंगा उसमें भी मेरी वो पर यूनिट 8 रुपया कॉस्ट तो रहने ही वाली है। वो 2,000 यूनिट बेचूंगा उसमें भी वेरिएबल कॉस्ट तो रहने ही वाली है, उसको तो मैं रोक नहीं सकता। हाँ, फिक्स कॉस्ट थी 16,000, वो रिकवर हो गई। हम कर ही क्या रहे थे, 16,000 को ही पीवी रेशियो से डिवाइड कर रहे थे, वो 16,000 को ही 2 रुपए से डिवाइड कर रहे थे। मीन्स हमारा रेवेन्यू एंगल क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन, और एक एक यूनिट पे मैं 2-2 रुपया कमा रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन ले रहा हूँ। अब ये 2 रुपए में से मैंने फिक्स कॉस्ट रिकवर कर दी, 16,000 डिवाइडेड बाय 2 करके 8,000। अब एक्स्ट्रा 2,000 यूनिट जब बेचूंगा, 8 से 10 पे जा रहा हूँ, तो वो 2,000 रुपए पे मेरे को 2-2 रुपया तो मिलेगा ही कंट्रीब्यूशन, मीन्स 4,000 कंट्रीब्यूशन मिलेगा। बट वो 2,000 यूनिट बेचने में फिक्स कॉस्ट कितना है? तो मीन्स जितना कंट्रीब्यूशन उतना ही प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि वो 4,000 कंट्रीब्यूशन मिलेगा, बट उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट तो मैंने 8,000 यूनिट पे ही रिकवर कर ली। अब आगे को मेरे को बचा क्या रिकवर करने का? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। सो मैं आपको बताऊं, जो आदमी अपने धंधे में एक बड़े लेवल पे बैठ चुका है, मीन्स एक सक्सेसफुल नाम हो चुका है, उसके सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए ना, उसके बाद उसको जो प्रॉफिट है, जितना कंट्रीब्यूशन उतना प्रॉफिट। मैं बात कर रहा हूँ जगदीश फरसान वाले की, 300 रुपए में फरसान बेच रहा है या 350 रुपए में बेच रहा है, 400 रुपए में कुछ चीजें बेच रहा है। अब सोचो 400 रुपए में उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? कुछ भी करेगा, सस्ते में बल्क उठा देगा, महंगा तेल यूज करेगा, कुछ भी, तो भी 30-40% से ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी उसका। फरसान इंडस्ट्री में या खाने की इंडस्ट्री में 30-40% से ज्यादा होती नहीं, और इन लोगों की वेरिएबल कॉस्ट तो कम होगी क्योंकि बल्क में है, कितना ज्यादा बल्क है। तो बोलो 30-40% वेरिएबल कॉस्ट मीन 70% कंट्रीब्यूशन। अब आप सोचो, इतना करोड़ों का फिक्स कॉस्ट किया होगा, बड़ी बड़ी दुकानें मेन रोड पे ले ली, बड़े ना 1-2 साल में उनका ब्रेक इवन आ जाता है पूरा। अब वो 2 साल के बाद फिक्स खर्चा तो कुछ है नहीं, तो सीधा 70% जो मिल रहा है सीधा ही प्रॉफिट है। इसलिए देखो, जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, क्वांटम बहुत ज्यादा है, बेस कस्टमर का बहुत ज्यादा है, वो लोग फिर एक्सपांशन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार वो 70 मिलेगा, 100 रुपए में 70 का तो प्रॉफिट है। अब कितने भी खर्चे में डालू, है ना, मेरे 70% प्रॉफिट दिख रहा है, तो टैक्स भी ज्यादा आएगा। तो टैक्स बचाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं खर्चा बढ़ाने के लिए क्या करूंगा? टैक्स बचाने के लिए खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ाने के लिए मैं एक्सपांशन करूंगा, एक्सपांशन करूंगा, नई फिक्स कॉस्ट लगेगी, ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा डेबिट करने को, बराबर, इनकम टैक्स के बेनिफिट्स मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट के कुछ डिडक्शंस मिलेंगे, ये फायदा होगा और धंधा फैलेगा। और ठीक है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है ना, बड़े काम का है। कोई भी आदमी बिजनेसमैन है ना, ये ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढता है। मेरे को कुछ भी नया वेंचर चालू करना है, मैं देख रहा हूँ मेरे को एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट कितनी। इधर जब हम दे और कैप मिले ना, तब भी हमने देखा मेरा फिक्स कॉस्ट क्या है, एक्स्ट्रा। तो वी डोंट हैव एनी फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा। बिफोर मर्जर ऑल्सो हमारा फिक्स कॉस्ट सेम था, पोस्ट मर्जर भी फिक्स कॉस्ट सेम है। फिक्स कॉस्ट क्या है? ये प्रीमाइसेस का खर्चा उसने कर दिया है, मेरा भी उधर हो चुका है, उसका भी सेटअप रेडी है, मेरा भी सेटअप रेडी है। वी डोंट हैव अ फिक्स कॉस्ट, एडिशनल इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। हाँ, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होंगी, है ना, कुछ चीजें, सपोज मैं बुक नहीं देता था, हमारे वहां पैम्पलेट देते थे डीटी, तो ये मेरे एंगल से थोड़ा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा। बट आइडियली देखो, फिक्स कॉस्ट इज द मेन डिटरमिनेटिंग पार्ट ऑफ योर बिजनेस। बहुत सारे बिजनेस के निर्णय ना ये फिक्स कॉस्ट के बेस पे लिए जाते हैं। तो आई होप कि आई क्लियर दिस, बराबर, ये चीज मैंने कंप्लीट कर ली, ये 2 मुद्दे मैंने समझा दिए, और ये 2 लाइनें लास्ट में आपको बोल देता हूं और फिर मेरा टॉपिक खत्म। क्या लिखा है? आफ्टर ब्रेक इवन सेल्स वॉट एवर इज कंट्रीब्यूशन इज अ प्रॉफिट। 1 लाइनर याद रखना, ब्रेक इवन के बाद जितना कंट्रीब्यूशन मिले सभी मेरा प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि अब फिक्स कॉस्ट रिकवर करने की ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट में आपने टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ली, उसके बाद ये साल में जितना भी बेचोगे उसमें से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर करनी है। वो याद रखो, बालाजी वाले को एडिशनल 2,000 पैकेट्स, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगा, फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो गया, बराबर है। तो आफ्टर ब्रेक इवन सेल्स व्हाटएवर इज कंट्रीब्यूशन इज प्रॉफिट। और ये लास्ट वाला सेंटेंस मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि उसमें आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड बाय द वे एक सस्पेंस खोल देता हूँ, ब्रेक इवन के बाद का जो सेल्स है ना, उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स बोलते हैं। ब्रेक इवन सेल्स के बाद का जो सेल है उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स बोलते हैं। और एक और चीज,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स में से जितना कंट्रीब्यूशन मिले ना वो सब प्रॉफिट, क्योंकि वहां फिक्स कॉस्ट रिकवर करने की रहती नहीं। तो ये सेकंड लाइन भी पढ़ लो आप, इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स विच इज आफ्टर ब्रेक इवन सेल्स। मेरे को बताओ ब्रेक इवन के बाद क्या आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स व्हाटएवर इज कंट्रीब्यूशन इज प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इसकी फॉर्मूला और वो सब मैं नेक्स्ट सेशन में मैं कराऊंगा। चलो अभी रखता हूँ, गुड डे।